गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 28 मई से 3 जून 2023 के वीक के। सो लेट्स बिगिन। The first news is about, so recently NASA unveils a heart-shaped glacier on Pluto's surface. यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो हार्ट शेप्ड एक ग्लेशियर अनवील किया है। किसने किया है? नासा ने, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। किसके सरफेस पर? प्लूटो के सरफेस पर। आपको पता होगा कि प्लूटो पहले सोलर सिस्टम के जो 9 प्लैनेट्स हैं उनका पार्ट था, लेकिन इसका जो स्मॉल साइज की वजह से अब इसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जो हमारी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इसने अब इसको ड्वार्फ प्लैनेट का स्टेटस दिया हुआ है। तो ये अब जो सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट्स में नहीं आता, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं चाइना के एक वोलोंग नेचर रिजर्व है, जहां पर दुनिया का जो पहला और अकेला ऑल व्हाइट पांडा है वो वहां पर कैप्चर किया गया है। तो आपके लिए क्या यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ये कि जो वोलोंग नेचर रिजर्व है कहाँ पर है? चाइना में। दूसरा कि जो यहाँ पर क्यों क्या देखा गया था? वर्ल्ड का फर्स्ट एंड ओनली, पहला और अकेला ऑल व्हाइट पांडा। यहाँ पर उसकी आप पिक्चर भी देख सकते हो। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पता नहीं चलता एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये चीजें बहुत ही डेप्थ में एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट, सो रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि फ्रेंच की एक कंपनी वो वंदे भारत ट्रेन 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। लेकिन इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि इंडिया और रशिया का जो ज्वाइंट वेंचर था पहले वंदे भारत ट्रेन को लेकर, वो अब उसमें ऑब्स्टेकल आ गई है। रीजन क्या है कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से जो रशिया पर सैंक्शंस लगाई गई हैं, इसी की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है हॉल्ट पर हो गया है, यानी कि इस पे पॉज लग गया है। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर था रशियन ट्रांसपोर्टेशन जायंट ट्रांसमैश होल्डिंग यानी कि टीएमएच एंड इंडिया का कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था इसमें? रेल विकास निगम लिमिटेड। दोनों ने मिलकर 120 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेट्स बनानी थी, जो कि अब जिसमें अब ऑब्स्टेकल्स आ गई हैं, हॉल्ट पे हो गया है। क्यों? क्योंकि जो रशिया है उस पे सैंक्शंस लगाई गई हैं, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो बहुत सारी कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगाई हैं। तो उससे क्या हुआ है, उससे इफेक्ट क्या पड़ा है कि वो कंट्रीज ने रशिया को स्पेयर पार्ट्स सप्लाईज करने थे, तो उसी की वजह से अब सैंक्शंस की वजह से वो कर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से जो डील है ये हॉल्ट पर हो गई है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि एक इनिशियली ऐसी कोई डील थी, कई बार पूछ सकते हैं। इसके साथ ये चीज भी कि आपने ये तो देख लिया कि रशिया के साथ डील है वो अभी पॉज हो गई है, लेकिन फ्रेंच की एक कंपनी है एल्स्टॉम नाम की, जो कि 100 एल्यूमिनियम बॉडीड वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। एल्स्टॉम नाम की कंपनी है। जो एल्यूमिनियम बॉडी ट्रेन है ये जो हमारी कन्वेंशनल स्टेनलेस स्टील बॉडी वाली ट्रेन है उनसे लाइट वेट है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली इंडिया ने अपनी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, जो इंडिया का जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बनाता है, जो एक 5 ईयर प्लान होता है, जिसमें हम इंडिया का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ग्रोथ हमने प्रोजेक्ट की है, क्या पावर के सोर्सेज हैं, यानी कि जो हम पावर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वो प्रोड्यूस कैसे हो रही है, क्या हम चैलेंजेस हम फेस करते हैं, ये सभी चीजें इस 5 ईयर प्लान में हम डिस्कस करते हैं। सो इंडिया ने क्या हमने ये यहाँ पर देखा इसके अकॉर्डिंग कि चाहे इंडिया ने इंटरनेशनली कमिट कर दिया कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसका 50% हम रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे बाय द ईयर ऑफ 2030। लेकिन जो कंट्री का प्रोजेक्टेड पावर नीड्स है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जो प्रोजेक्ट की है, वो क्या बताता है कि ये जो टारगेट है ये हम 2026-27 तक ही अचीव कर लेंगे। यानी कि हमने 2030 तक बोला था कि अचीव करेंगे, लेकिन जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है वो बोल रही है कि हम उससे पहले ही अचीव कर लेंगे। हमारी जो पावर सोर्सेज हैं वो 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से उसकी प्रोडक्शन होगी। यहाँ पर ये पॉइंट कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान कौन प्रिपेयर करता है, एक 5 ईयर प्लान है, इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस होती हैं, हर चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं
सो रिसेंटली गोबर्धन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी स्कीम बोल सकते हो, एक इनिशिएटिव न्यूज में काफी टाइम से है, ये पुराना है, लेकिन इसके रिगार्डिंग एक अब पोर्टल लॉन्च हुआ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है, जिसका एम क्या है कि एक वन स्टॉप रिपोजिटरी होगी। वन स्टॉप रिपोजिटरी होती है कि एक ही जगह पर आपको सभी चीजें अवेलेबल मिल जाए। उसमें क्या होगा कि आप इन्वेस्टमेंट्स को असेस कर सकते हो, आप कितना बायोगैस में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें जो पार्टिसिपेशन है पैन इंडिया लेवल पर, पूरे इंडिया के लेवल पर उसको आप असेस कर सकते हो बायोगैस और सीबीजी सेक्टर में। और इसके साथ साथ अगर आप सीबीजी या बायोगैस प्लांट को सेटअप करना चाहते हो, उसके प्रोसेस को भी स्ट्रीमलाइन कर सकते हो इस पोर्टल के द्वारा। अगर हम गोबर्धन की बात करें तो गोबर्धन की क्या फुल फॉर्म थी? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका क्या एम है? जो कैटल्स का डंग होता है, जो गोबर होता है कैटल्स का, उसको हमने कन्वर्ट करना है एनर्जी में। जो एग्रीकल्चर से रेजिड्यू होता है, जो चीजें बच जाती हैं, एग्रीकल्चर का जो रेजिड्यू है या कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एनर्जी में। कैसे? बायोगैस में कन्वर्ट करके, सीबीजी में, या बायो फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करके। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो ये 2018 में 2018 में लॉन्च हुई थी, एक नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट की तरह, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंडर। और कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, लेकिन अगर टू बी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है। सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं। सो हमने लास्ट मंथ डिस्कस किया था कि अजय बंगा जी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनेंगे, जो कि इंडियन ओरिजिन है, और ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन और जो इंडियन अमेरिकन सिख हैं जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनेंगे। हमने डिस्कस किया था कि ये 2 जून को ये चार्ज अज्यूम करेंगे, तो वो अब इन्होंने कर लिया है फॉर्मली। ये इनकी जो एज ए प्रेसिडेंट इनकी जो इंडक्शन हो गई है। इनकी टर्म कितने टाइम की होगी? 5 ईयर्स की होगी। 14th प्रेसिडेंट है ये वर्ल्ड बैंक के। इनसे पहले जो किनको इन्होंने सक्सीड किया है, यानी कि इनसे पहले 13th प्रेसिडेंट कौन थे? डेविड मालपास थे। और ये फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन है जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेड करेंगे। इनको नॉमिनेट किया गया था यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इससे पहले ये मास्टर कार्ड में एज ए सीईओ काम कर रहे थे, तो अपने सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस चला दी गई है। कहाँ पे चलेगी? ये असम के गुवाहाटी से लेकर वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को कनेक्ट करेगी। इसमें जो और चीजें हैं, जैसे ये 5.5 आवर्स लेगी, कितना ये डिस्टेंस है, ये चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अनलेस आप अगर बहुत ही जैसे ग्रुप सी डी लेवल के एग्जाम्स दे रहे हो, जैसे आप असम से वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, तो आपको देख लेना चाहिए, वो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। बस आपको यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत ट्रेन है, वो कौन कौन से स्टेट्स को कनेक्ट करेगी। आगे हम बात करते हैं। सो महाराष्ट्र में एक जगह थी अहमदनगर नाम की, जिसका भी नाम अहिल्या नगर रख दिया गया है। सो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे जी। उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि अहिल्या नगर को अहमदनगर है, उसको अहिल्या नगर नाम दिया जाएगा। किसके नाम पर रखा गया है? ये एक मराठा क्वीन थी 18th सेंचुरी की, अहिल्याबाई होलकर। अगर आप अभी सोनी टीवी पर एक सीरियल भी आता है 7:30 पे, उसके वो इन्हीं की लाइफ पर है, अहल्याबाई होलकर जी की लाइफ पर। ये बहुत ही एक ब्रेव क्वीन हुई हैं, बहुत नाम था इनका, बहुत ही अच्छी इनके किस्से हिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे। तो ये चीजें, जो ये डिसीजन है, ये इन्होंने 298th बर्थ एनिवर्सरी थी रूलर की, एक जिन्होंने महेश्वर नाम की एक जगह होलकर डायनेस्टी की सेटअप की थी, उनकी 298th एनिवर्सरी पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, तो आपने ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या ध्यान रखना है कि इंडिया ने रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट इंडिया इस साल लॉन्च करेगा अंडर द वुमेन इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ये इंडिया आसियान डिफेंस कोऑपरेशन का पार्ट है, जिसमें 2 इनिशिएटिव्स जो लिए जाएंगे। एक तो क्या कि आसियान के जैसे 10 मेंबर्स हैं, हर नेशन से 2-2 मेंबर लेंगे, तो इन टोटल 20 वुमेन को ट्रेनिंग दी जाएगी।
उनके लिए टेलर मेड कोर्सेज बनाए जाएंगे पीस कीपर्स के लिए, क्योंकि जो इंडिया है ये यूएन के पीस कीपिंग मिशन में काफी ट्रूप्स ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुका है, तो इंडिया की पीस कीपिंग मिशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक पोजीशन होल्ड करता है इंडिया। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 29 मार्च को यूएन पीस कीपर्स डे की 75th एनिवर्सरी थी। 29 मार्च को 1948 में पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन था जो स्टार्ट हुआ था। क्या नाम था उसका? यूएन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पैलेस्टीन में चला था। इसके साथ जो ये 20 पीस कीपर मिशन होंगे, जो वमेन होंगी हर कंट्री से 10-10, इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। एक और जो सेकेंड इनिशिएटिव है उनमें क्या है, इनकी एक टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी वमेन ऑफिसर्स की। उनमें उनको जो यूएन पीस कीपिंग मिशन में चैलेंजेस उनको आएंगे उस बारे में अवेयर किया जाएगा, उस बारे में इनको ट्रेन किया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर यहाँ पे आपको पढ़ने में दिक्कत है, मैंने यहाँ पर पीडीएफ का एक स्क्रीनशॉट भी पेस्ट कर दिया है, तो सो दैट आप क्लियरली इसको पढ़ सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो रिसेंटली इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आने वाली 4-5 स्लाइड्स में सारी डिटेल्स, जो आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्पेशली वो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी और नई वाली बिल्डिंग है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। सो जो नई बिल्डिंग है ये एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग है। आप यहाँ पर भी पिक्चर देख सकते हो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको दिख रही है। जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर था, गोल स्ट्रक्चर था। दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है, दोनों में ही रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है। इसके साथ साथ कुछ और मटेरियल भी यूज किया गया है, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको दिखा दूंगी, डिस्कस करेंगे वहां पर। जो नई वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वहां पर 16 फुट हाई एक ब्रॉन्ज का महात्मा गांधी का भी वहां पर एक स्टेचू है, जो कि राम सुतर जी ने बनाया है। राम सुतर एक बहुत ही फेमस डिजाइनर है, हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। इन्होंने जो यूनिटी, जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टेचू है, वो भी इन्होंने डिजाइन किया था। इसके बाद हमने क्या क्या चीजें देखनी है कि जो नई वाली पार्लियामेंट है इसके कौन डिजाइनर है वो तो हम अपकमिंग स्लाइड में देखेंगे, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग थी उनके आर्किटेक्ट कौन थे? ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, हर्बर्ट बेकर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जो नई बिल्डिंग है इसमें कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया है ज्वाइंट सिटिंग के लिए। आपको पता होगा अगर आप पॉलिटी में पढ़ते हो कि जब भी बिल्स पे लोकसभा राज्यसभा दोनों सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री नहीं करते, तो कई बिल्स पे प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्वाइंट सिटिंग की। तो वो ज्वाइंट सिटिंग पहले एक सेंट्रल हॉल था पुरानी बिल्डिंग में, वहां पर होती थी, लेकिन नई वाली बिल्डिंग में कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं है। जो ओल्ड बिल्डिंग थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1927 में। उसमें वुडन की पैनलिंग्स यूज की गई हैं, बहुत ऊंची ऊंची छतें हैं, हाई सीलिंग है। जो नई वाली बिल्डिंग है इसका जो रूफ है, इसकी जो छत है फ्लैट रूफ्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें गोल्डन स्पायर यूज किए गए हैं, जैसे मंदिरों और गुरुद्वारा में यूज किए जाते हैं। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि हमने ये तो देख लिया कि नई बिल्डिंग में कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं है, लेकिन क्या चीज डिफरेंट है? एक स्पेस बनाई गई है जिसको लाउंज के नाम से जाना जाता है। वहां पर क्या है, पार्टी के मेंबर्स इकट्ठे होकर अपने जो भी इश्यूज हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा तीन जो वैसे तो 6 गेट्स हैं, लेकिन 3 गेट्स इसमें मेन है नई वाली बिल्डिंग में। वो तीनों गेट्स के क्या क्या सिंबलाइज करता है वो भी हम अभी अपकमिंग स्लाइड में देखेंगे। इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, एक स्कल्पचर है, एक संघोल है, उसकी मैं पिक्चर अभी आपको दिखाऊंगी। वो भी लोकसभा की स्पीकर की चेयर के राइट साइड पर इंस्टॉल की गई है। ये हमने तमिल कल्चर से ली है, स्कल्पचर या संघोल आप बोल सकते हो, जो कि जिसका जो ये ट्रेडिशन है ये चोला डायनेस्टी में चलता था, वहीं से ये लिया गया। ये जो संघोल है, स्कल्पचर है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर का एक सिंबल है। जब हमने ब्रिटिश इंडिया से इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, तो जो माउंट बेटन थे, लास्ट वाइसरॉय थे जो ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने संघोल को हैंड ओवर किया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, एज अ ट्रांसफर ऑफ पावर का एक सिंबल। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को संघोल का यूज करने का जो डिसीजन था, जो एडवाइस थी, किसने दी थी? सी राजागोपालाचारी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मैं दिखा भी दूंगी, वहां पर ये चीजें मेंशन है।
इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा है नई वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, वहां पर 384 कैपेसिटी बनाई गई है, लेकिन अभी मेंबर्स कितने हैं 250। जो लोकसभा है उसमें 888 की सीटिंग कैपेसिटी बनाई गई है। जो नई वाली बिल्डिंग है वो 10% स्मॉलर है ओल्ड वाली बिल्डिंग से, उसका साइज छोटा है। 92 रूम्स बनाए गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। इसके अलावा 1272 सीट्स हैं, सो दैट अगर ज्वाइंट सिटिंग को सेशन को होस्ट करना है वो लोकसभा हॉल में ही होगा, उसके लिए 1272 सीट्स हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो उसका मॉडल बनाया गया है। ये क्या है, ये सेरेमोनियल एंट्रेंस है। ये यहाँ पर क्या है, मेन सेरेमोनियल एंट्रेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जो मैंने आपको बताया, जो सेंट्रल लाउंज से हम एंटर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है इसी में एक साइड लोकसभा है, एक साइड राज्यसभा है। लोकसभा को आप लोअर हाउस बोलते हो, राज्यसभा को आप अपर हाउस बोलते हो। जो सेंट्रल लाउंज है इसमें क्या है, एमपी और अगर कुछ विजिटर्स स्पेशल परमिशन से आते हैं उनको एंट्री मिलेगी। कुछ 6 डोर्स, मैंने जो अभी आपको बताया कि 6 दरवाजे बनाए हुए हैं, 3 इसमें सेरेमोनियल डोर्स हैं, यानी कि स्पेशल डोर्स हैं कि वो क्या सिंबलाइज करते हैं, नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड ड्यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड ड्यूटी। केएसडी से आप याद रख सकते हो। राज्यसभा की सीट्स मैंने आपको बता दी 384, और जो लोकसभा है उसकी 888 सीट्स हैं। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो लोकसभा है इसका जो कलर है वो कौन सा है, रेड कलर का थीम है, और जो राज्यसभा है उसका ग्रीन कलर का थीम है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लोकसभा का चैम्बर है इसमें जो इंटीरियर का थीम रखा गया है वो हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक पर रखा गया है, और राज्यसभा में हमारा जो नेशनल फ्लावर है लोटस, वहां से उसी का थीम रखा गया है इसका इंटीरियर डिजाइन के लिए। कलर मैंने आपको बता दिया, राज्यसभा का रेड है और जो लोकसभा है इसका ग्रीन कलर है। ये संघोल की आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर जो ये वर्टिकल पोजीशन है ये संघोल है। इसके अलावा एक जब हमने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जब इनॉग्रेशन हुई, इसमें एक 75 रुपीज का स्पेशल कॉइन भी एक अनवील किया गया है। इसको कमेमोरेटिव कॉइन बोलते हैं, जो करेंसी के लिए नहीं यूज होते। ये जो कॉइन है स्पेशल कॉइन्स होते हैं जो कि सर्कुलर इन शेप है, 44 mm का इसका डायमीटर है। इसके अलावा एक स्पेशल स्टैंप भी रिलीज की गई है। एक इसमें जो नई पार्लियामेंट है इसमें एक फुकोल्ट पेंडुलम स्विंग लगाया गया है। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो। फुकोल्ट पेंडुलम की अगर बात करें तो इसका नाम लियोन फुकोल्ट पर रखा गया था, जो कि एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने ये apparatus बनाया था 19th सेंचुरी में। ये जो डिवाइस है इसको किस लिए यूज किया जाता है, टू इलस्ट्रेट द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की 2 मूवमेंट्स होती हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो जो रोटेशन है, जो अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है उसकी मूवमेंट को ये इलस्ट्रेट करता है। ये जो फुकोल्ट है ये कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी का एरिया है, वहां पर इसको आप बोल सकते हो कि वहां पर इसको इंस्टॉल किया गया है। इसका डिजाइन और इंस्टॉल किसने किया है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स कोलकाता ने। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आप संगोल को और क्लियरली देख सकते हो। हर चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैंने अभी आपको जो संघोल के पीछे बताई कि एक रिचुअल था फॉर हैंडिंग ओवर द ट्रांसफर ऑफ पावर। ये क्या था, जो ये एक तमिलनाडु का कल्चर है। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को इंडिपेंडेंस की इवनिंग को ये दिया था एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। लॉर्ड माउंटबेटन थे जो कि लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने ये इनको वो किया था, हैंड ओवर किया था। संघोल था जो वो कौन, इनके आर्टिस्ट कौन है, किन्होंने ये बनाया था, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। इनका नाम था वो मुडी एथिराजोलू, जो जिनका जन्म 1926 में हुआ था। इन्होंने ये संघोल बनाया था। हर चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो संघोल है ये एक तमिल वर्ड से बना है जिसका नाम है सम्माई। सम्माई का क्या मतलब होता है, एक्सीलेंस। सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैसे भी पढ़ो इसको, हर पॉइंट आपको छोटे से छोटा पॉइंट ध्यान रखना है। संघोल के सॉरी जो फुकोल्ट पेंडुलम है उसके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जब ये फुकोल्ट जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1851 में। ये फर्स्ट डायरेक्ट विजुअल एविडेंस दिया गया था कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है इसकी हेल्प से। और ये जो ओरिजिनल फुकोल्ट पेंडुलम है जो फ्रेंच साइंटिस्ट हैं लियोन फुकोल्ट, उनके नाम पर ये रखा गया था।
अभी मैंने आपको पीछे बताया भी, अर्थ की रोटेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने की। यहाँ पर मैंने हर चीज को एक समराइज वे में आपके लिए बना दिया है। तो ये नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की है, जो कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बनाई थी। आर्किटेक्चर कौन है? बिमल पटेल, जो कि अहमदाबाद के एचसीपी डिजाइन्स का पार्ट है। लोकसभा का थीम क्या है? इंटीरियर का पीकॉक, जिसमें 888 सीट्स हैं, और ज्वाइंट सेशंस के लिए 1272 सीट्स हैं। राज्यसभा यानी कि अपर हाउस के लिए जो थीम है लोटस है, 348 सीट्स है। नई बिल्डिंग में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी है, जहां पर इंडियन डेमोक्रेसी को की जर्नी को डॉक्यूमेंट किया गया है। 3 मेन जो गेट हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि नॉलेज, स्ट्रेंथ, ड्यूटी को सिंबलाइज करते हैं, उनके अगर हिंदी में नाम देखे क्या है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्मा द्वार। ज्ञान द्वार मतलब नॉलेज को सिंबलाइज करता है, शक्ति द्वार आपकी स्ट्रेंथ को, और कर्मा द्वार आपकी ड्यूटी को सिंबलाइज करता है। कौन सा मटेरियल यूज किया? सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, जो कि जो कि धौलपुर से लाया गया। राजस्थान के जैसलमेर के लखा विलेज से ग्रेनाइट लाया गया। वुड जो यूज की गई है वो नागपुर से। मुंबई से क्राफ्ट्समैन को ने इन पे काम किया है। उत्तर प्रदेश के भदोही वीवर्स हैं, उन्होंने भी इसमें काफी ट्रेडिशनल हैंड नोटेड कारपेट्स के लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम को यूज करके सभी इंडिया के काफी अलग अलग पार्ट से इसमें कंट्रीब्यूट किया गया है। आगे हम बात करते हैं संघोल की, जो कि लोकसभा के चैम्बर में रखा गया है, राइट साइड ऑफ द लोकसभा के स्पीकर की चेयर। नई वाली पार्लियामेंट है, ट्रायंगुलर शेप्ड है, 4 मंजिला बिल्डिंग है। एंट्रेंस पे अशोक चक्र भी है और सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। इसके अलावा ऊपर एक नेशनल एम्बलम है, जो 4 शेर होते हैं बैक टू बैक, वो माउंट किए गए हैं। ये जो लाइन कैपिटल है अशोका की सारनाथ पर, वहां से लिया गया। एक नई गैलरी है शिल्प नाम की, जहां पर टेक्सटाइल इंस्टॉलेशंस इंडिया के सभी पार्ट्स से यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके अलावा सभी इंडियन स्टेट्स की मिट्टी को यूज करके पोट्री की आइटम्स बनाई गई हैं, इस गैलरी में वो हमने लगाई हैं। एक शपत्य नाम की गैलरी है, जहां पर आइकॉनिक मोन्यूमेंट्स है इंडिया के, जिसमें अलग अलग स्टेट्स और यूटी का हमने मोन्यूमेंट यूज किए और डिफरेंट योगा आसन भी यूज किए। आगे हम बात करते हैं। सो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने एक मो घर स्कीम लॉन्च की है। किसके लिए? जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हाउस होल्ड हैं, उनको बेनिफिट करने के लिए, ताकि वो पैसे से जो हम उनके इनकम्प्लीट हाउस है उनको अपग्रेड कर सकें, और जिनके पास हाउस नहीं है वो भी बना सकें। ये एक क्रेडिट लिंक्ड उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मो घर नाम की स्कीम कौन सी स्टेट की है। आगे हम बात करते हैं। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उन्होंने इस चीज को देखते हुए कि जो हमने नमीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता ट्रांसलोकेट किए थे एमपी के कुनो नेशनल पार्क में, उनकी डेथ हो रही है। उसमें अभी तक 5-6 जो चीता हैं उनकी डेथ भी हो गई है। उस चीज को देखने के लिए कमेटी बनाई है, जिसके चेयरमैन कौन होंगे? राजेश गोपाल जी, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ग्लोबल टाइगर फोरम के। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। क्या क्या नाम है? आर.एन. मेहरोत्रा जी, इसके बाद है पी.आर. सिन्हा जी, इसके बाद है एच.एस. नेगी जी, इसके बाद है पी.के. मलिक जी, जी.एस. रावत जी, और कमर कुरैशी जी। इसके बाद हैं जो एनटीसीए हैं, इसके इंस्पेक्टर जनरल हैं ये। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है। ये सभी मेंबर्स है, टोटल 10 मेंबर्स हैं इनके। आगे हम बात करते हैं। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन चैट बोट एक अनवील किया है, जिसका क्या नाम है? जुगलबंदी। तो आपको ध्यान रखना है कि जुगलबंदी क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन चैट बोट है। किसने अनवील किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसके लिए है? जो किसान है उनको हेल्प करने के लिए, या जो भी लोग गांव में रहते हैं इंडिया के, उनको हेल्प करने के लिए। किस किसने बनाया? ये AI फॉर भारत एंड IIT मद्रास की कोलैबोरेशन है। एम क्या है कि जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज को, जो भी वो लैंग्वेज बोलते हैं, उनको समझकर पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस देनी है। चाहे वो बोल कर दें, चाहे वो टाइप करके इसको यूज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस के ऊपर अपग्रेड करेगा और गवर्नमेंट स्कीम्स को ज्यादा एक्सेसिबल बनाएगा मल्टीपल लैंग्वेजेस में। अभी फिलहाल जुगलबंदी जो हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, उसमें से 10 लैंग्वेज को कवर कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं सोमालिया की।
सो सोमालिया ने अनाउंस किया है कि 2024 में वो डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज इंट्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले लोकल इलेक्शंस में ये किया जाएगा, इसके बाद जो ये एक्सपेरिमेंट करके जैसे भी जो इसका रिव्यू के बेस्ड इसको और एक्सपेंड किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं। सो यूएन की एक रिपोर्ट है ये, जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट के पार्ट हैं। तो यूएन की एक हंगर हॉटस्पॉट जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसी की रिपोर्ट है अर्ली वार्निंग्स ऑन अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार ये हंगर हॉटस्पॉट्स वर्ल्ड के उसमें पार्ट है। ये जो रिपोर्ट है इसका क्या नाम है, हंगर हॉटस्पॉट FAOWFP अर्ली वार्निंग्स ऑन अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। ये जून टू नवंबर 2023 आउटलुक का पार्ट है। इन्होंने बोला है कि फूड इमरजेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सूडान नाम की जगह भी इन्होंने ये इसमें इंक्लूड किया, मेंशन किया कि सूडान में एक स्टारवेशन यानी कि लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वॉर हो रही है। हाइती नाम की जगह जो है, बुर्किना फासो नाम की जगह है, माली नाम की जगह है, वहां पर लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है क्योंकि बहुत ज्यादा अनरेस्ट है इन जगह पर। और इसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि जो हाईएस्ट कंसर्न नेशंस हैं, कौन कौन सी, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सुदान, येमेन, और इसके बाद जो वेरी हाई कंसर्न नेशंस हैं वो कौन सी हैं, पाकिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथियोपिया, कीनिया, कोंगो और सीरिया। सभी आपको ध्यान रखने हैं। आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा इनको मैप में इनके लोकेशंस और इनके आसपास इनके बॉर्डर नेशंस, हर चीज आपको वो भी देखनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं रिवॉर्ड प्रोग्राम की, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसके रिलेटेड है, वाटरशेड्स से रिलेटेड है। ये एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि 2021 से 2026 तक इसका टेन्योर है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो नेशनल और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कैपेसिटीज को स्ट्रेंथन करना, इम्प्रूव्ड वाटरशेड मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना, जो किसान हैं उनके रेजिलियंस बढ़ानी, जो वैल्यू चेन्स है उनको सपोर्ट करना सिलेक्टेड वाटरशेड्स में पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स के। इसका जो टोटल बजट है वो कितना है, 167.71 मिलियन $, जो कि 4.5 इयर्स के ओवर ये टोटल बजट दिया गया है। आगे हम बात करते हैं समर्थ अभियान की। हमारे यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने समर्थ कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका क्या एम है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना ग्राम पंचायत लेवल पर, यानी कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर, बिल्कुल लोअर लेवल से हमने इसको स्टार्ट करना है, सो दैट कि जो इंडिया का हर सिटीजन इसमें हम टारगेट कर सके। इसका और एक एम है कि जो वमेन है उनको भी एम्पावर करेगा और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को रूरल इंडिया में प्रमोट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये इनिशिएटिव है। 50,000 ग्राम पंचायत हैं अक्रॉस इंडिया, उनमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करेगा। ये जो कैंपेन है ये 1 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 2023 के 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे तक चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बहुत टाइम पहले एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिस्कस की थी, जो कि आरबीआई ने लॉन्च की थी, जनरेट की थी। अब पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो बिहार की, ये पहली एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गई है कंट्री की जो कि सीबीडीसी को अडॉप्ट करने वाली है। ये जो डिजिटल करेंसी है जिसको ई रूपी भी बोला जाता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनरेट की थी। ये इंटायर पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में यूज की जाएगी। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये वहां का जो म्युनिसिपल हेडक्वार्टर है मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में, वहां से स्टार्ट किया जाएगा, धीरे धीरे सभी रीजनल ऑफिसेज में भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये जो वर्कशॉप है इसके लिए वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की जाएगी, सो दैट लोगों को एजुकेट किया जाएगा कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे क्या इसकी एप्लीकेशन। आगे हम बात करते हैं। रिसेंटली एक यूके फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड की एक एफडी मार्केट्स नाम की रिपोर्ट रिलीज हुई है, जिसके अकॉर्डिंग जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है उसके लिए जो दुबई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एफडी होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो सोर्स कंट्री है कौन सी इमर्ज हुई है दिखने में आई है, इंडिया। यानी कि इंडिया सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है दुबई में। दुबई जो है वन ऑफ द वेल्दीएस्ट नेशन है जो यूएई की 7 एमिरेट्स हैं उसमें।
तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि दुबई में जो की सोर्स कंट्री है एफडीआई के लिए कौन है, इंडिया। आगे हम बात करते हैं अटल भूजल योजना वाटर स्कीम को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने अटल भूजल योजना, जिसको अटल जल के नाम से भी जाना जाता है, उसका टेन्योर बढ़ाया है दिसंबर 2025 तक। ये एक ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम है जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95th बर्थ एनिवर्सरी पर ये लॉन्च किया था 2019 में। इसका पर्पस क्या था? ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को और इम्प्रूव करना भारत की 7 स्टेट्स में। तो जल जीवन मिशन का ही ये पार्ट है। अब इसकी टेन्योर बढ़ा दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीति आयोग के एनुअल हेल्थ इंडेक्स के बारे में। नीति आयोग का एक एनुअल हेल्थ इंडेक्स होता है जो कि वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ कोलैबोरेट करके और ये रिलीज करती है। इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी ये एनुअल हेल्थ इंडेक्स इनिशिएट किया था, जिसमें हम जो इंडिया के स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी इसके रिजल्ट्स क्या हैं। इसमें हम तीन जो स्टेट्स हैं उसको तो दो कैटेगरीज में देखते हैं, एक बड़ी स्टेट्स एक छोटी स्टेट्स, और तीसरी हमारी कैटेगरी होती है यूनियन टेरिटरीज की। बड़ी स्टेट्स की अगर बात करें, टोटल 19 स्टेट्स हैं। इसमें केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, इनकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिव प्लेसेस है, यानी कि फर्स्ट पर है केरला, सेकंड पर है तमिलनाडु एंड थर्ड पर है तेलंगाना ओवरऑल परफॉर्मेंस में। अगर हम बात करें सबसे कम परफॉर्मेंस, वर्स्ट परफॉर्मर्स कौन है, तो 17th नंबर पर है मध्य प्रदेश, 18th पर है यूपी एंड 19th पर बिल्कुल लोएस्ट है बिहार। आगे हम बात करते हैं स्मॉलर स्टेट्स की। इसमें 8 स्टेट्स है स्मॉलर स्टेट्स, जिसमें जो बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो त्रिपुरा की देखी गई है, सेकंड नंबर पर है सिक्किम, थर्ड पर है गोवा। इसके अलावा बिल्कुल वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं वो है मणिपुर, सबसे ज्यादा कम परफॉर्मेंस है, सेकंड लास्ट है नागालैंड और थर्ड लास्ट है अरुणाचल प्रदेश की। यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें तो लक्षद्वीप को टॉप परफॉर्मर का जो अचीवर इसको बताया गया है, जो दिल्ली है वो बॉटम पर है। इसके अलावा जो अगर 2020-21 की बात करें तो टॉप 3 परफॉर्मर्स कौन थे? राजस्थान, उत्तराखंड एंड उड़ीसा। और जो इनकी परफॉर्मेंस थी 2019-20 की, उसके कंपेरेटिव इनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपनी मन की बात में जो भगत कबीर जी हैं उनका और जो हमारे सावरकर जी हैं दोनों का नाम मेंशन किया था, तो इनके बारे में कुछ कुछ चीजें हम देखेंगे। जो भगत कबीर जी हैं ये कौन सी भक्ति मूवमेंट से ये रिलेटेड है। ये जो ब्रॉडकास्ट था 101 था मन की बात का, हमने लास्ट मंथ 100 मन की बात के ब्रॉडकास्ट के बारे में स्पेशल चीजें भी देखी थी। कबीर जी की बर्थ एनिवर्सरी 4 जून को है, और जो वीडी सावरकर जी हैं इनकी भी रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी थी। जिस दिन ये मन की बात का ब्रॉडकास्ट होता है लास्ट संडे को, मंथ के लास्ट संडे को, उसी दिन वीडी सावरकर जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। तो यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि महाराष्ट्र में बेंड्रा वर्सोवा सी ब्रिज का नाम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वीर सावरकर जी के नाम पर रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा? अब स्वतंत्रता वीर सावरकर बेंड्रा वर्सोवा सागरी सेतु। एक नया अवार्ड भी उन्होंने बोला है कि हम इंडक्ट करेंगे, जिसका नाम होगा स्वतंत्रता वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार, जो कि स्टेट में जो लोगों ने कोई ब्रेवरी डीड्स, कोई हौसले वाला काम किया, बहुत हिम्मत वाला काम, उनके डीड्स को एक अवार्ड दिया जाएगा इस नाम पर। आगे हम बात करते हैं, तो अभी आपको पता होगा कि जो नए सेंसस के बारे में बहुत न्यूज में है कि नया सेंसस कब होगा, क्योंकि जो 2021 में ये सेंसस होने वाला था ये कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था। तो जो नया सेंसस है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो आपको पता होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज तो ये कि सिर्फ अब 6 रिलीजन को डिस्टिंक्ट रिलीजन की तरह ऑप्शन दी जाएगी। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख और जैन। इसके अलावा जो नया वाला सेंसस होगा इसमें पैकेज्ड वाटर या बॉटल्ड वाटर कंजम्पशन की अलग से ऑप्शन है। इसमें अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हो, माइग्रेट हुए हो, तो पहले वाले सेंसस में क्या था, उसके लिए जो ऑप्शंस थी, रीजंस थे, एजुकेशन हो सकती थी, मैरिज हो सकती थी, आपकी जॉब हो सकती थी या बिजनेस हो सकता था। लेकिन
इसका एक और रीजन इसमें ऐड कर दिया गया है नेचुरल कैलामिटीज का। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे बाढ़ आई या कहीं पे भूकंप आया, तो इन रीजंस के वजह से अगर आपको माइग्रेट करना पड़ा तो आपको एक और ऑप्शन दी जाएगी कि आप नेचुरल कैलामिटीज की वजह से माइग्रेट हुए हो। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा जिसमें सिटीजन्स को अलाउ किया जाएगा कि वो घर से खुद ही ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑलरेडी ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। इसके अलावा नए वाले सेंसस में ट्रैवल टाइम की क्वेरी भी है, अगर आप मेट्रो रेल यूज करते हो उसके लिए भी ऑप्शन दी गई है। जो डिसेबिलिटी सेक्शन है उसमें एसिड अटैक, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज एंड ब्लड डिसऑर्डर, ये चीजें ऐड की गई हैं। इसके अलावा एक डायरेक्टरी ऐड की गई है, कोड डायरेक्टरी, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं। सो रिसेंटली वेस्टर्न घाट्स में जो हॉर्नबिल है उसकी पॉपुलेशन को रिस्टोर किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो IUCN रेड लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ग्रेट हॉर्नबिल का क्या स्टेटस है, वल्नरेबल। जो मालाबार पाइड हॉर्नबिल है उसका क्या स्टेटस है, नियर थ्रेटेंड। इसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखनी है चीजें कि वेस्टर्न घाट के एक फॉरेस्ट है वजाचल फॉरेस्ट डिवीजन, जहां पर इसकी जो हॉर्नबिल की पॉपुलेशन है ये रिस्टोर की गई। किन कम्युनिटी के एफर्ट्स की वजह से, एक तो कडार ट्राइबल कम्युनिटी है जिनकी वजह से ये इनकी पॉपुलेशन थी रिस्टोर की गई। इसके अलावा क्या किया गया, जो कडार्स थे वो एक इंडिजिनस कम्युनिटी है जो इनके लिए हॉर्नबिल नेस्ट ट्री मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो मॉनिटर करते थे। तो इसमें क्या किया गया था, मेन जो थ्रेट थे, जो आप बोल सकते हो कि डेंजर था, क्यों ये कम हो रहे थे, क्योंकि जो हॉर्नबिल्स के आलने होते हैं, जो नेस्ट होते हैं, वो बहुत कम हो गए थे और इनका शिकार भी किया गया था जाता था। तो ये थ्रेट्स थे। तो इसी के लिए जो इनके नेस्ट हैं, नेस्टिंग ट्रीज हैं, उस पे काम किया गया था। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि एक अथिरापल्ली वजाचरल एरिया है, जो ये फॉरेस्ट है, ये अकेली एक ऐसी लोकेशन है जहां पर चारों साउथ इंडियन स्पीशीज हॉर्नबिल की देखी जाती हैं, ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल एंड इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ये चारों पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ग्रेट हॉर्नबिल है जो केरला का स्टेट बर्ड भी है। सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो हॉर्नबिल्स हैं ये बहुत ही सेंसिटिव हैं, अगर कोई भी इन्वायरमेंट में डिस्टरबेंस होती है तो ये बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं। और ये जो अपने आलने कहाँ पर बनाते हैं, बहुत ही हाइट वाले हाई कैनोपी ट्रीज होते हैं जहां पर ये अपने नेस्ट, उनके जो हॉलोज हैं, उनके जो उसमें कब बोल सकते हो जगह होती है, उसको ये अपने नेस्ट की तरह यूज करते हैं। यहाँ पर आप मालाबार पाइड हॉर्नबिल की पिक्चर भी देख सकते हो, यहाँ पर लगाई हुई है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर बनाया है। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जो हमारे क्रिकेट लेजेंड हैं सचिन तेंदुलकर, उनको स्माइल एम्बेसडर का नाम दिया है अंडर द स्टेट मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डेवलपमेंट स्वच्छ मुक्त अभियान के अंडर। काम इसका एम क्या है कि जो ऑरल हेल्थ एंड हाइजीन है, जो अपने टीथ की हेल्थ है, आपके जॉज की, ये जो ऑरल हेल्थ हाइजीन है, इनके बारे में स्प्रेड अवेयरनेस को स्प्रेड करना। आगे हम बात करते हैं इराक की। सो इराक ने एक $17 बिलियन का प्रोजेक्ट अनवील किया है जिसके अंडर वो यूरोप को वेस्ट एशिया से लिंक करेगा। सो इराक ने जो ये प्लान है, ये क्यों इसका क्या एम है कि ये एक रीजनल ट्रांसपोर्टेशन की तरह काम करेगा जिसमें रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, यूरोप को मिडल ईस्ट से लिंक किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसको किस नाम से जाना जाता है, रूट ऑफ डेवलपमेंट के नाम से, जिसमें 1200 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है जो कि टर्की को जो इसके नदरन बॉर्डर से कनेक्ट करेगा और साउथ में ये गल्फ के साथ इसको कनेक्ट करेगा, लिंक करेगा। आगे हम बात करते हैं, सो तमिलनाडु में जो नई नेक्स्ट खेलो गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम्स, वो होस्ट करेगा तमिलनाडु। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो खेलो इंडिया गेम्स है कहाँ पर होस्ट होंगी, तमिलनाडु में। आगे जो है, अभी आपको पता होगा रिसेंटली IPL 2023 का फाइनल मैच हुआ था गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, जिसमें CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स विनर रहे हैं। इसके बारे में आपको और क्या पता होना चाहिए, गेम चेंजर ऑफ द सीजन कौन रहे, शुभमन गिल। पर्पल कैप किसको मिली, मोहम्मद शमी। ऑरेंज कैप मिली शुभमन गिल को।
मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहे? शुभमन गिल। फेयर प्ले अवार्ड मिला दिल्ली कैपिटल्स को। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन राशिद खान को। सुपर स्ट्राइकर मिला ग्लेन मैक्सवेल को। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि 4 जुलाई को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है वो वर्चुअली इंडिया होस्ट करेगा। आपको पता होगा कि इस साल जो इंडिया के पास इसकी चेयरमैनशिप है, लेकिन ये जो समिट है वर्चुअली क्यों हो रही है, ये किसी भी इसका रीजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अभी तक नहीं बताया। इस साल आपको पता होगा कि G20 की जो चेयरमैनशिप है वो भी इंडिया के पास है, और जो SCO की है ये इनको लास्ट ईयर सितंबर 16 को मिली थी, जब समरकंद समिट हुई थी, वहां पर इंडिया को ये चेयरमैनशिप मिली थी। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। पूछते कम है लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए, कई बार स्टेटमेंट्स के फॉर्म में पूछ भी ली जाती है। आगे हम बात करते हैं। सो चाइना ने रिसेंटली अपना फर्स्ट सिविलियन भेजा है स्पेस में, जिसका नाम है गुई हाई चाओ, जो कि बीजिंग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं। ये पहले सिविलियन एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में गए हैं। फाइनल मॉड्यूल था जो टी शेप्ड तियानगोंग का, जिसका मतलब है हेवनली पैलेस, वो सक्सेसफुली वहां पर चला गया है। जब ये खत्म हो गया ये मिशन, तो तियानगोंग को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा 400 से 450 किलोमीटर की हाइट पर, और ये 10 सालों के लिए रहेगा। सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये चाइना थर्ड कंट्री है जो सिविलियन एस्ट्रोनॉट को भेज रही है। इससे पहले सबसे पहले भेजा था जो हमारी सोवियत यूनियन थी, USSR, जिसको आप अभी डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया और कुछ और कंट्रीज के नाम से जानते हो। तो फर्स्ट थी USSR, और सेकंड नंबर पर थी USA, और थर्ड पर अब कौन है? चाइना। आगे हम बात करते हैं हमारे नए जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, उनका क्या नाम है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। आपको पता होना चाहिए जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो और इनकी जो इनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर की गई थी, वो हमने डिस्कस किया था MCQs में। अगर आपको याद है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे हम बात करते हैं जो हमारे कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनको इनकी री इलेक्शन हुई है सेकंड टर्म के लिए WHO ऑडिटर की तरह। इनकी जो फर्स्ट टर्म थी वो थी 2019 से 23 तक, सेकंड टर्म है 24 से 27 तक। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं। सो जो कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस है, जिसको कौन लीड करता है? USA। काम क्या है इसका कि जो गल्फ नेशन में ग्लोबल ऑयल ट्रेड के जो इंपॉर्टेंट वाटर वेज हैं उनको सिक्योर करना। आपको पता होगा कि जो गल्फ का रीजन है ये ऑयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर जो वाटर वेज है उनको ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए सिक्योर करना, यही इसका मेन एम है। जो ये कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस थी ये 2001 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं बहरीन में। ये 12 नेशंस, इनिशियली 12 नेशंस इसकी मेंबर थी, लेकिन अगर अभी हम बात करें करंटली इसकी 38 पार्टनर नेशंस हैं। हालांकि UAE ने विदड्रॉ कर लिया है ये मैरिटाइम कोलिशन से, लेकिन स्टिल ये इसमें पार्टिसिपेशन जो है एज अ पार्टनर नेशन करेगी। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इसके पार्टनर नेशन कितने हैं, तो 38, जिसमें UAE भी एक है। हालांकि जो इसकी पार्टिसिपेशन है वो होल्ड पर हो गई है। तो सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या इसका एम है, कौन इसको लीड करता है, कितने मेंबर्स हैं, कब ये स्टैब्लिश हुई थी, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, हर चीज। आगे हम बात करते हैं। इंडिया ने रिसेंटली सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क CLN को ज्वाइन किया है, जो कि सेपी का पार्ट है। सेपी क्या है? कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। इसमें 15 पार्टनर फैसिलिटीज हैं 13 कंट्रीज में, इसकी जो फैसिलिटीज हैं। काम क्या है कि जब पेंडेमिक कोई भी आता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोविड आया था, या कोई भी ऐसी महामारी आती है, एपिडेमिक डिजीज आउटब्रेक होता है, तब वैक्सीन की टेस्टिंग करना जो इस एपिडेमिक्स पर के टाइम पर यूज हो सके। तो सेपी फंडेड जो नेटवर्क है ये सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क, इसका एम ये भी है कि जो मोस्ट प्रॉमिसिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उसको जल्दी से आइडेंटिफाई करें और वो एक्यूरेटली काम करें इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट। तो आपको सभी चीजें ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं। सो रिसेंटली इंडिया ने
वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज बनाने का एक प्लान अनवील किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये इनिशियली 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करेगी। इसके रिगार्डिंग एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन कौन होंगे? जो यूनियन कोऑपरेशन एंड होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, वो इसके चेयरमैन होंगे। इसमें बहुत सारे मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हो गई, कंज्यूमर अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड प्रोसेसिंग हो गई, सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें क्या किया जाएगा कि जो ग्रेन स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जैसे कि गोडाउन्स हो गए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड पर्पसेस के लिए काम किया जाएगा, वाइएबल प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज रिकॉग्नाइज की जाएंगी। तो ये सभी चीजें इसमें की जाएंगी सो दैट कि जो इंडिया में इतना ग्रेन की प्रोडक्शन होती है वो किसी भी तरीके से वेस्ट ना हो। आगे हम बात करते हैं। सो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने साइटिस के सेकंड फेज को अप्रूवल दे दिया है। साइटिस की क्या फुल फॉर्म है? सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन, जो कि स्मार्ट सिटीज मिशन का पार्ट है, जिसका एम क्या है? इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना और क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शंस को प्रमोट करना। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि साइटिस 2.0 अभी इनिशियली 18 सिटीज में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो कि कंपटीशन के बेस पर सिलेक्ट की जाएंगी। आगे आपको क्या ध्यान रखना है? इसका टेन्योर 4 साल का होगा, 2023 से 27 तक। इसमें क्या कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप भी करेंगी, जैसे कि फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी हो गई AFD, जिसकी और KFW, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन हो गई, और इसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA। इसकी जो फंडिंग है वो भी AFD करेगा 1760 करोड़, जो कि इक्वली स्प्लिट की जाएगी। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट ग्रांट देगा 106 करोड़ की यूरोपियन यूनियन। ये तीनों लेवल पर काम करेगी, सिटी लेवल पर भी काम करेगी, स्टेट लेवल पर भी काम करेगी और नेशनल लेवल पर भी काम करेगी। तो आपको ये सभी चीजें ध्यान रखनी है। सिटी लेवल पर तो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट होगा, स्टेट लेवल पर क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शंस बात की जाएगी, और जो नेशनल लेवल है वहां पर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड नॉलेज डिसेमिनेशन का के बारे में काम किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं। सो जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनको ओवर द टॉप, जिसकी फुल फॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, हॉटस्टार हो गया, इनको अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स एंड फैमिली वेलफेयर ने जरूरी किया है वर्ल्ड नो टोबैको डे पर, कि जब भी आप कोई भी सीरीज का सीन आएगा या फिल्म का सीन आएगा जहां पर कोई भी टोबैको प्रोडक्ट यूज हो रहा है, उसके नीचे आपको डिस्प्ले, एक वार्निंग डिस्प्ले करनी है कि ये चीज हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ आपको ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर्स भी देने हैं। सभी चीजें, ये चीज आपको करनी है। ये कौन से एक्ट के अंडर मैंडेट किया गया है? ये किया गया है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स कोड पर एक्ट 2004 के अंडर। सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं। सो ब्रिक्स की जो समिट है नेक्स्ट इस साल की होने वाली है साउथ अफ्रीका में, जिसके लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी चले गए हैं, जहां पर वो जो ब्रिक्स के लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स करेंगे। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? ब्रिक्स के मेंबर नेशंस, B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अभी ब्रिक्स करेंसी पर काम कर रही हैं, जिसको ये US डॉलर के अगेंस्ट काउंटर करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि जो रशिया है, रशिया पे वेस्टर्न सैंक्शंस लगाई गई हैं, तो उसी को हेल्प करने के लिए एक ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है। इसमें फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स भी या फिर ब्रिक्स प्लस की भी बात होती है। एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें 15 फॉरेन मिनिस्टर्स अफ्रीका से और ग्लोबल साउथ से पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्रिक्स प्लस है या जो फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स है, इसमें ये 5 कंट्रीज ही नहीं बल्कि 15 नेशंस के फॉरेन मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। आगे हम बात करते हैं। सो रिसेंटली जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने डेटा दिया है, इनकम प्रोविजनल नेशनल इनकम डेटा, उसमें उन्होंने बोला है कि जो लास्ट 2022-23 का लास्ट क्वार्टर था, जनवरी से मार्च 2023 तक, तब जो GDP की ग्रोथ वो कितनी देखी गई है? 6.1%। बस आपको यही ध्यान रखना है। इसके अलावा ये पैटर्न आप देख सकते हो, ये जो पैटर्न है ये देखो, आप पहले कम हुई, फिर अभी बढ़ रही है, फिर एकदम से बढ़ी, फिर कम हुई, कम होती जा रही है, फिर बढ़ी, फिर अभी ये कम हुई, लेकिन फिर इसकी थोड़ी सी जो ग्रोथ है देखी गई है प्रीवियस क्वार्टर्स से।
आगे हम बात करते हैं, आपको पता होगा कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 28th COP है वो कहाँ पर होनी है, यूएई में, जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की होती है। इसमें रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी भी उसकी एडवाइजरी कमेटी का जो नाम उनको मिला है, मतलब उनको पार्टिसिपेशन के लिए उनका नाम अप्रूव किया गया है। ये क्या करेंगे, जो 28th सेशन की प्रेसिडेंसी है उसको गाइड करेंगे, काउंसिल करेंगे। ये जो पैनल है ये कोलैबोरेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन के लिए इंस्पायर करेगा, अडेप्टेशन, मिटिगेशन, डैमेज, फूड और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस देंगे। यूएई में 28th COP होस्ट होगी नवंबर 30 से लेकर 12 दिसंबर तक, जो कि दुबई के एक्सपो सिटी में होने वाली। आगे हम बात करते हैं एक्सपोसैट की। एक्सपोसैट की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म देखनी है। एक्सपोसैट की फुल फॉर्म क्या है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जो कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं किस किस के बीच में, इसरो और आरआरआई, जो कि बेंगलुरु में है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एम क्या है, जो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है उसको डेवलप करना और लॉन्च करना इसी साल में। ये क्या काम करेगा, जो सेलेस्टियल सोर्सेज होते हैं, सेलेस्टियल सोर्सेज क्या होते हैं, जो स्पेस में होते हैं, जो सेलेस्टियल सोर्सेज एक्सरे की पोलराइजेशन एमिट करते हैं उसको स्टडी करेगा। एक्सपोसैट इंडिया का पहला पोलरीमेट्री मिशन है और वर्ल्ड का अगर देखें तो सेकंड मिशन है, तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट पोलरीमेट्री मिशन है ये। आगे हम बात करते हैं, एम्स नागपुर पहला एम्स बन गया है जिसको NABH की एक्रीडिटेशन मिली है। NABH की क्या फुल फॉर्म है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। इसका रेलिवेंस क्या है, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है हेल्थ केयर क्वालिटी के लिए। आगे हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। रिसेंटली टर्की, जिसको अभी तुर्की बोला जाता है, उसके प्रेसिडेंट एक नए अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है रिसेप ताइप। इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत ली हैं और अभी ये जो इनका जो रूल है, अभी इनका थर्ड डिकेड में, यानी कि ऑलरेडी 20 साल रूल वहां पर कर चुके हैं। थोड़ा सा अगर आप मैप देखो टर्की का, टर्की की जो कैपिटल है अंकारा, ये ब्लैक सी के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा इसकी जो बाउंड्रीज हैं अजरबैजान के साथ, सीरिया के साथ, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी भी इसके जो इसका बॉर्डर इसके साथ लगता है। बाकी इसकी बुल्गारिया है, रोमानिया, मोल्डोवा, ये सभी जो आपके नियरेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ये भी आपको देखना है कि जो कैस्पियन सी है वो टर्की के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करता। क्या क्या है, एक मेडिटेरेनियन और एक ब्लैक सी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि टर्की कौन सी वाटर बॉडीज के बीच में है, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं बोला अहमद टिनुबू। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार इंडिया से डिफेंस मिनिस्टर नाइजीरिया विजिट पर गए थे। हमारे जो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनका जो स्वीयरिंग सेरेमनी थी वो अटेंड की थी। तो नाइजीरिया का भी आपको यहाँ पर मैप आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। नाइजीरिया क्या है, एक अफ्रीकन नेशन है जो कि अपने बॉर्डर शेयर करती है छड के साथ, नाइजर के साथ और बुर्किना फासो के साथ। यहाँ पर बेनिन है, यहाँ पर घाना है, घाना की बाउंड्री इसके साथ नहीं शेयर होती। इसके अलावा यहाँ पर कैमरून है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और इक्वेटोरियल गिनिया है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यहाँ पर है। तो सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है, कौन है, सेलेस्ट साउलो, जो कि अर्जेंटीना की है। सेलेस्ट साउलो है अर्जेंटीना की, ये पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है, जो कि पहले अर्जेंटीना के नेशनल मीटेरोलॉजिकल सर्विस के एज ए डायरेक्टर भी सर्व कर चुकी हैं। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल कांग्रेस की अगर बात करें, इनका जो लीडर है हर 4 साल बाद इलेक्ट किया जाता है, तो इनका जो टेन्योर है वो 4 साल का रहेगा। आगे बात करते हैं, जो सेकी है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके एमडी अपॉइंट किए गए हैं अजय यादव। ये हमने क्यों यहाँ पर डिस्कस किया, क्योंकि रिसेंटली इसको मिनी रत्ना कैटेगरी का जो स्टेटस भी मिला है। ये जो है ये प्राइमरी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, जो कि मिनिस्ट्री के रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करती है, प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करती है, सो दैट हम इंडिया के इंटरनेशनल कमिटमेंट को फुलफिल कर सके। तो इसके नए एमडी बने हैं अजय यादव जी।
आगे हम बात करते हैं इंडियन ओरिजिन पहले लॉर्ड मेयर बने हैं बिर्मिंगम के, क्या नाम है उनका, चमन लाल। तो आपको बस यही याद रखना है कि बिर्मिंगम के लॉर्ड मेयर के पहले एक ब्रिटिश इंडियन सिख अपॉइंट हुए हैं, क्या नाम है उनका, चमन लाल। ये वहां के काउंसलर अपॉइंट किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं अवार्ड्स की। सो 57th जननपीठ अवार्ड मिला है दामोदर माउजो को। क्यों मिला है ये, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गोवा से बिलोंग करते हैं। ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है कंट्री का, जो इनको मिला है दामोदर माउजो को, जो कि राइटर है, और ये गोवा से सेकंड पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला। फर्स्ट पर्सन थे रविंदर केलकर जी। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, इंडिया ने रिसेंटली कावा वुमेन्स चैलेंज कप जीता है। ये जो वुमेन कप है, वर्ल्ड कप है, ये किसके रिलेटेड है, वॉलीबॉल के रिलेटेड, जो कि नेपाल में हुआ था, नेपाल के काठमांडू में। इंडिया ने किसको हराया फाइनल्स में, कजाकिस्तान को। ये जो इवेंट है ये नेपाल वॉलीबॉल एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 8 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। आगे हम बात करते हैं, सो दुबई ने जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का गोल सेट किया है बाय द ईयर ऑफ 2050। तो दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक टारगेट बनाया है कि 2050 तक वो जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अचीव करेंगे, सो दैट वो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में कंट्रीब्यूट कर सके, कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमाइज कर सके अक्रॉस द 3 क्रिटिकल एरियाज। कौन कौन से हैं, सो जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एमिशंस में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो मूव है ये इनका मतलब कि न्यूज में बताया जा रहा है कि जो यूएई में अभी हमने डिस्कस किया था COP28 होने वाली है, उसी की प्रेपरेशन के अलाइनमेंट में हुआ है, और ये यूएई का नेट जीरो बाय 2050 स्ट्रेटेजी के इनिशिएटिव का पार्ट है। आगे बात करते हैं, इसरो ने अनाउंस किया है कि वो इस साल जुलाई में चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया का एंड टू एंड कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करना लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। लूनर एक्सप्लोरेशन मतलब चंद्रमा की एक्सप्लोरेशन, और इंडिया की एबिलिटी को एक्सप्लोर करेगा कि इंडिया सेफली लैंड हो सके। इंडिया ने मतलब जो इनका चंद्रयान 3 है वो सेफली लैंड हो सके और मून के ऑर्बिट पर। इस मिशन में जो क्या क्या होगा, एक तो इंडिजिनियस लैंडर मॉड्यूल होगा, एक ट्रिपल्शन मॉड्यूल होगा, एक रोवर होगा। जो लैंडर है एंड रोवर है, इसमें साइंटिफिक पेलोड्स हैं जो कि इसको इनेबल करेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सके और वहां से वैल्यूएबल डेटा को कलेक्ट कर सके। आगे हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की। सो जो श्री रामचरितमानस है, ये लॉन्गेस्ट सॉन्ग का इसने रिकॉर्ड एक जनरेट किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको एंट्री मिली है। जो डॉक्टर जगदीश पिल्लाई जी हैं वाराणसी के, उन्होंने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया है, श्री रामचरितमानस को गाकर 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड्स में गाया है। ये जो अचीवमेंट है इसने इसको वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट सॉन्ग का दर्जा दे दिया गया है। रामचरितमानस की अगर बात करें तो ये 16th सेंचुरी की पोएम है, जो कि तुलसीदास जी ने लिखी थी अवधी लैंग्वेज में। तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बात करते हैं नाटो प्लस की। हम नाटो के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि नाटो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें 31 नेशंस हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिकन नेशंस भी हैं और यूरोपियन नेशंस भी हैं, जो कि वाशिंगटन ट्रीटी से एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका एम क्या है, अपने मेंबर नेशंस में पीस डेवलप करना, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी को सिक्योर करना। अभी हम बात करेंगे नाटो प्लस की। सो यूएस में एक कांग्रेशनल कमेटी हुई थी जिसने रिकमेंड किया है कि हम नाटो प्लस को स्ट्रेंथन करें और इसमें हम इंडिया को इंक्लूड करें। ये एक 5 मेंबर ग्रुपिंग होगी जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो, और इसमें 5 मेंबर्स ऐड होंगे। कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। अब इसमें बात की जा रही है कि इंडिया को भी इंक्लूड कर लो। ये जो ग्रुप है ये ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए काम करता है। आगे बात करते हैं आईफा अवार्ड्स की। सो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आर माधवन को, उनकी मूवी रॉकेटरी के लिए। बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला है ऋतिक रोशन को, उनकी मूवी विक्रम वेदा के लिए। और जो लीडिंग फीमेल एक्टर है वो मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए आलिया भट्ट को। आगे हम बात करते हैं और नेक्स्ट अवार्ड की, जो कि डांस में मिला है जस्टिन ट्रियट को।
जो कि सिर्फ पूरी वर्ल्ड की 3rd वमेन है ये अवार्ड लेने वाली। ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं, एक फ्रेंच डायरेक्टर हैं जिनको ये अवार्ड किसके लिए मिला है, उनकी एक आईसी टेल है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। बस आपको इतना ही याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं नई बुक एक रिलीज हुई है जिसका नाम है रिंग साइड, जो किसने लिखी है, डॉक्टर विजय डारडा ने, जो कि पहले एमपी भी रह चुके हैं। ये जो बुक है किसने रिलीज की है, डॉक्टर शशि थरूर ने, जो कि कांग्रेस के एक बहुत ही फेमस एक सिग्निफिकेंट लीडर है। बुक का क्या नाम है, रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड। बस आपको इनके ऑथर याद रखने हैं। नेक्स्ट है सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज, जो कि इंडियन आर्मी की है। कहां पर हुई है ये, राजस्थान और पंजाब के वेस्टर्न बॉर्डर्स में। इसका एम क्या है, जो इंडियन आर्मी है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को इनिशिएट करना, उसमें नई टेक्नोलॉजीज को इम्ब्रेस करके और नई इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करके। आगे बात करते हैं, इंडिया ने रिसेंटली जूनियर मेंस एशिया कप जीता है हॉकी में 2023 का, किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर। ये जो मैच है ये ओमान के सलाला में हुआ था। ये इंडिया का 4th टाइटल है और इससे इंडिया क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री बन गया है मेंस जूनियर एशिया कप की हिस्ट्री में। आगे बात करते हैं ऑबिचुरीज की। सो एक बहुत ही फेमस संस्कृत स्कॉलर डॉक्टर वेद कुमारी घई जी पास्ट अवे। वो सोशल वर्क में भी काफी इन्वॉल्व थी, काफी एक्टिव थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको 2014 में पद्म श्री भी दिया था। इसके अलावा उनको जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने भी गोल्ड मेडल दिया था, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती थी, फॉर सोशल वर्क। और प्रेसिडेंट अवार्ड भी इनको मिला हुआ था संस्कृत के लिए, और डोगरा रत्न अवार्ड भी इनको मिला हुआ था। अब बात करते हैं लास्ट सेगमेंट की, जो है इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, जो कि 29 मई को होता है। हर साल ये 29 मई को मनाया जाता है यूएन के एफर्ट्स को हाईलाइट करने के लिए, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन पीस इन कन्फ्लिक्ट एरियाज। इस बार का इसका थीम क्या है, पीस बिगिंस विद मी। नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो कि 31 मई को मनाया जाता है। इसमें WHO और बहुत सारी पब्लिक हेल्थ चैंपियंस पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार का इसका थीम क्या था, वी नीड फूड नॉट टोबैको। आगे बात करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे की, जो कि 1 जून को सेलिब्रेट किया गया है। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, उसने ये स्टैब्लिश किया था 2001 में। आपके लिए क्वेश्चन है कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगी। अदरवाइज आपको गूगल से आप देख भी सकते हो, नहीं भी पता तो भी आपको ये देखकर कमेंट करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। इसका एम क्या है कि मिल्क की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना एज अ ग्लोबल फूड, और डेयरी सेक्टर को सेलिब्रेट करना। आगे है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। सो आपको पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से काव की गई थी 2014 में, 2 जून 2014 को। तो 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। आगे है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, जो कि 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का इसका थीम था राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, इनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के रिगार्डिंग। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ पर आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे और क्विज भी मैं डेली पोस्ट करती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप असेस कर सकते हैं। If you like this video, please hit the like button. Don't forget to subscribe to my channel. अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। See you in the next video. Have a nice day.